अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स मई जून 2023 ऑफ योर AS मैथ्स। कोर्स कोड इज 9709 एंड पेपर इज 1 प्योर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 4 sin थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हम थोड़ा इक्वेशन को अरेंज करते हैं। सो वी गॉट 4 sin थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा 4 sin theta. Now what is tan theta? It is sin theta over cos theta. That is tan theta, right? Sin theta से sin theta आपने कर दिया कैंसिल, cos आगे मल्टीप्लाई हो गया. So you got 4 cos theta equals to -1. Cos theta equals to -1 over 4. यहाँ पर आपको इस नेगेटिव ने क्या बता दिया? इस नेगेटिव ने ये बता दिया आपको दैट वी आर लुकिंग फॉर एंगल इन विच क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स होंगे हमारे पास। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? कॉस को नेगेटिव होने के लिए इट मस्ट बी इन सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होगा। वी नीड टू राइट इट डाउन कि हमारा जो क्वाड्रेंट होगा थीटा होगा या तो वो सेकंड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। अब रेंज देखें, रेंज हमारे पास है सिर्फ 180 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में भी जो हमारा थीटा होगा वो लाई कर रहा होगा खाली 2 में। अब आते हैं हम अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा इज़ कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। तो मुझे इसका आंसर निकालने दें 1 मिनट। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड पर होना चाहिए। 1/4 एंड इट्स कॉस इनवर्स। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 75.5 डिग्री। इस अल्फ़ा को अगर हम डिफाइन करें अपनी डायग्राम में, तो चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो ये बनेगा आपका अल्फ़ा 75.5 और हमको तो ये थीटा चाहिए। सो व्हाट इज़ थीटा विल बी? थीटा इज़ 180 माइनस 75.5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। सो वी विल गेट 104.5 डिग्री। ये बनेगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ 2 + 3x टू द पावर 4। 2 + 3x टू द पावर 4। वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? a टू द पावर 4 प्लस n कॉम्बिनेशन 1ab प्लस n कॉम्बिनेशन 2ab। ये हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपके पास a क्या है? 2 है और b आपके पास है 3x। ऑलराइट, अब पावर की बात करते हैं। पहले पर पावर कम हो रही होगी, पहले 4 हुआ, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और b पर पावर बढ़ रही होगी। तो पहले 0 था, अब 1 हुआ और अब हो जाएगा 2। सही है ना? ये हमने कर दिया पूरा एक्सपेंशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 पावर 4 इज 16, 4 कॉम्बिनेशन 1 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 ज़ार 32। सो 4 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू 3x प्लस 4 combination 2, that will be 6 into 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 into x square. After that 16 plus 4 8 are 32 times 3, that will be 96x plus 24 into 9, that will be 216x square. और ये बनेंगी आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन, राइट। आफ्टर दैट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन द असेंडिंग पावर ऑफ 1 minus 2x पावर 5। सेम वही काम करेंगे हम। सो 1 minus 2x टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 की पावर 1 माइनस n कॉम्बिनेशन 1ab प्लस n कॉम्बिनेशन 2ab। आपके पास a की जगह क्या आएगा? 1 और b की जगह 2x। अब आपने -2x नहीं लेना है क्योंकि साइन मैं यहाँ पर कंपनसेट कर चुका हूँ। अब आते हैं पावर्स के ऊपर। इसकी पावर कम होगी तो 5, पहले 5 थी, 1 की पावर 5, अब होगी 4 और अब हो जाएगी 3। इसकी पावर बढ़ेगी, पहले आ गई हमारे पास 1 और अब आएगी हमारे पास 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा। 5 कॉम्बिनेशन 1 5 होता है, 2x प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, दैट विल बी 10। 1 की पावर 1 रहेगा, 2 की पावर 4 x स्क्वायर। सो वी गॉट 1 minus 10x प्लस 40x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। हेंस का मतलब क्या हुआ? इट्स अ कीवर्ड जो आपने ऊपर काम किया वो यूज़ होगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस।
अब हमने दोनों की एक्सपेंशन निकाल ली है, तो दोनों को हम ज़रा प्लेस करते हैं। 2 + 3x⁴ की क्या थी हमारे पास, 16 + 19 6x, 16 + 96x + 216x² और 1 - 2x ये आई 1 - 10x + 40x²। ठीक है बेटा, ये आपने पुट कर दी। हम यहाँ पर इंटरेस्टेड किस में, हम इंटरेस्टेड है x⁻² में। अब x² कब कब मिलेगा देखें, अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूँ 40x² से तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर मैं 96 को मल्टीप्लाई करूँ -10x से तो मुझे स्क्वायर मिलेगा, और अगर मैं 216 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो मुझे स्क्वायर मिलेगा। जिनको मैंने कलर किया उनको उसी तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 16 × 40 + 96 × -10 + 216 × 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 16 × 40 इट इज़ 640 प्लस माइनस 960 + 216, 640 + 216 minus 960, you will get -104, that is the coefficient of x², और ये आपका आंसर है। Alright, that is your answer. Next one. Function transformation, the diagram shows the graph with equation y = fx and y = gx. Describe fully a sequence of two transformation which transform graph of y = fx to y = g of x. दो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है भाई देखते हैं। पहली बात है ये वाला ग्राफ ट्रांसलेट होके आ रहा है इधर, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, स्ट्रेच हो रहा है मेरे पास y एक्सिस पर, कैसे पता लगेगा देखिए, ये जो चीज़ है ना ये आपका एक गाइडर है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 2 है और ये भी लेंथ 2 है। अगर ये स्ट्रेच x में होता ना तो ये लेंथ हमारी चेंज हो जाती। पहली बात तो ये हमारा स्ट्रेच हो रहा है y में। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए यार, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आफ्टर मूवमेंट कहाँ गया, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है ना, उसके बाद ही ऊपर गया, तो ट्रांसलेशन तो यहाँ पर हुई है। इसके बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की ट्रांसलेशन हुई है। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन जो हमारे पास है ये हो रही है -6 0, ये 6 स्टेप हमारे पास इधर आ गया, और अब ये हुआ स्ट्रेच, मूवमेंट नहीं है, ये वर्टिकल वो नहीं हो रहा, ट्रांसलेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा हो रहा है। ये इसका साइज़ हमारे पास पहले ये, बाद में ये हो गया, और पहले साइज़ ये था। अब आपको ये देखना है कि भाई इस पर हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर क्या लगेगा। अब आप अपने कोऑर्डिनेट को देखें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 3,3, ठीक है, और इसका अगर मैं लिख दूँ कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट थे 3,3 हो रहा है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये आ रहा है -3,6। इसमें y कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर लें, y कोऑर्डिनेट को आप हाईलाइट करें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ ऑब्जर्व करनी है कि भाई ये अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसका स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास है 2। अच्छा, इसको आप एक और पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास -3, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास -6, तो ये भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई, ट्रांसलेशन हो गया, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेच पैरेलल टू y एक्सिस with a factor of 2, ये बनेगा इसका आंसर। ऑलराइट, आई होप के क्लियर हो गया होगा। 2-4 मार्क का बड़ा आसान सा सवाल था ये हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट BCD। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है भाई, आपके पास एक सेक्टर है ABC विद सेंटर A। सेंटर A है, सेक्टर बन रहा है मेरे पास ABC, ऐसा बन रहा होगा, रेडियस मेरे पास 8 है, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 16/3 पाई। अब ये आपके पास एक काम की इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस सेक्टर का एरिया मालूम है। द पॉइंट D लाइज ऑन द आर्क B एंड C, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट BCD। आपको जिसका पेरीमीटर फाइंड करने को कहा है वो आपके पास सेगमेंट ये बन रहा है, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने का कहा। ठीक है, अब पहले मुझे एरिया दिया हुआ, एरिया का वर्किंग फार्मूला क्या होता है, एरिया इज़ 1/2 r² थीटा, ये फार्मूला आ गया। एरिया इज़ व्हाट, एरिया इज़ 16 π/3 इक्वल टू 1/2 व्हाट इज़ r, इट्स 8² टाइम्स थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा, दैट विल बी
16 multiplied by 2 divided by 3 divided by 64. So that will be and multiply by pi 3.142. That will be theta is equals to 0.52 रेडियन. एक काम तो हमने कर लिया. अब हमने जब ये थीटा निकाल लिया तो वी कैन इजीली फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ बी एंड सी. अब हम काम करते हैं इस बी और सी की आर्क लेंथ के ऊपर. तो हमारे पास वर्किंग फार्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा वेयर एस इज द आर्क लेंथ. आर हमारे पास है बेटा 8 एंड थीटा वी हैड फाइंड आउट इज 0.52. अच्छा ये 52 के आगे डेसिमल क्या था मैं देख रहा हूँ 5236 तो मैं 524 ले लेता हूँ. ठीक है. अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल सो यू विल गेट 4.189. तो राउंड ऑफ करके 4.19 4.2 ले लेते हैं. ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ. तो मेरे पास इसकी लेंथ तो आ चुकी है. नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी एंड सी. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. देखिए अगर हमारे पास ए से लेके बी जो है वो 8 है रेडियस, तो ए से लेके सी भी हमारे पास 8 ही होगा रेडियस की वजह से. दोनों साइड्स बराबर हैं. अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जो आपको यूज़ करना है आप कर लें. व्हाट आई सजेस्ट कि आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर लिया करो, आपका टाइम सेवर होता है. ये कैसे करेंगे? हमने एक लाइन को कनेक्ट किया और ये लाइन जब कनेक्ट होगी तो ये एंगल को डिवाइड बाई 2 कर रही होगी और हमारे पास इससे ये वाली लेंथ आ जाएगी. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये हमारी वर्किंग होगी. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ठीक है. ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया एंड वी आर लुकिंग फॉर अपोजिट. तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास लेंथ है इट्स वाई. सो वी विल डू साइन एंगल इज लेट्स सपोज व्हाट विल बी द एंगल 0.52 डिवाइडेड बाई 2 ना. 0.52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू अपोजिट इज वाई एंड द हाइपोटेन्यूज इज 8. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड पर होना चाहिए. 0.52 डिवाइडेड बाई 2 इसका हमने साइन निकाला और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से. सो वी विल गेट y इक्वल्स टू 2.056. अब ये जो y है आपका ये तो ये लेंथ है. पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2. अब हम ये कहेंगे फॉर द लेंथ ऑफ b एंड c इट इज़ इक्वल्स टू 2y दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2.056. आपने अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गॉट 4.11. ऑलराइट. फॉर पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो अब पेरीमीटर के लिए हमने इसको ऐड अप करना होगा. सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4.11. 4.2. सो यू विल गेट 8.31. दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट BDC. Alright. Next one. Question number 5. The line with the equation y equals to kx minus k, where k is a positive constant, it is tangent to the curve with the equation this. अब यहाँ पर टेंजेंट की बात कर रहा है. ठीक है. टेंजेंट टू द कर्व विद द इक्वेशन दिस. फाइंड इन आइदर ऑर्डर द वैल्यू ऑफ k and the coordinate of the point where the tangents meet the curve again. अच्छा जी मेरे पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स माइनस के, ये टेंजेंट है कर्व पर y इक्वल्स टू -1/2x. तो ये कर्व आ गया, हमारे पास लाइन आ गई. अब आपने फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ k. सबसे पहले आपका मेन कीवर्ड क्या है भाई? दोनों साइड पर जो ना हमारे पास y है, तो क्यों ना इस y को इक्वेट कर दिया जाए. ये आएगा kx माइनस के इक्वल्स टू -1/2x. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2kx स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल्स टू 1 अरेंज कर लो. 2kx स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसके बाद आपको कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों आपस में क्या है भाई? टेंजेंट है. टेंजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. ये हमारी कंडीशन हो जाती है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac equal to 0. b is what? It's minus 2k. a is what? 2k. c is what? -1. So minus 2k square 4k square minus minus plus 4 2s are 8k equal to 0. यहाँ पर कॉमन आ सकता है हमारे पास. 4k हमने कॉमन निकाल लिया. we got k plus 2 equal to 0. equate both of them is 0. so 4k equal to 0 and k plus 2 equal to 0.
So we got k equal to 0 and we got k equals to -2. These are the two possible value of k. इसमें से k की वैल्यू ली कौन सी रहेगी? देखिए, अगर ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है और मैं यहाँ पर k को 0 कर दूँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा। सेकेंडली बोल दिया k द पॉजिटिव कांस्टेंट, तो मेरे पास जो k का आंसर होगा वो -2 नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमने कोई मिस्टेक साइन में कर दी है। लेट मी सी, हाँ ये था मेरे पास -1 जिसको मैंने ले लिया +1, इसकी वजह से हुआ मिस्टेक। तो ये बेटा -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे पास? ये देखें आप, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इससे फ़र्क ये पड़ा हमारे पास कि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये आएगा प्लस। तो हमारे पास जो k का आंसर बनेगा दैट इज़ k इक्वल्स टू +2। ये आपका आंसर बनेगा। उसने कह दिया कि ये है पॉजिटिव कांस्टेंट। अब आपने k का काम तो कर लिया। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द कर्व। टेंजेंट मीट्स द कर्व, ठीक है। पहले टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल्स टू kx माइनस k, y इक्वल्स टू kx माइनस k। k की जगह हमने पुट किया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसने कहा ये जो इक्वेशन है ये मीट कर रही है कर्व को। कर्व की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू -1/2x, y इक्वल्स टू -1/2x। अब इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। सो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू -1/2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म 4 1 4 एंड 2 2 4। सो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो आपके पास x का एक ही आंसर आएगा दोनों को सॉल्व करके, दैट विल बी 1/2, राइट। तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है दैट वी नीड टू फाइंड x एंड y बोथ। मेरे पास x का आंसर तो आ गया, मुझे y निकालना है। अब इस x की वैल्यू को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू फॉर y, ठीक है ना। कैसे करेंगे? अब आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, मैं यहीं पुट कर रहा हूँ y की जगह। सो y इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो यू गॉट y इक्वल्स टू -1। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 1/2, -1 एंड द वैल्यू फॉर k इज़ 2। ये हमारे पास दो फाइनल आंसर्स हैं। ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, the three terms of an AP are given that the common difference of the progression is not 0, find the value of P. Now the common difference is not 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डिफरेंस निकालें इसका तो क्या निकालेंगे हम लोग? 2p माइनस 6 माइनस p स्क्वायर ओवर 6। ये डिफरेंस है हमारे पास। हमने किया था सेकेंड माइनस थर्ड, एक और होगा थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब p माइनस 2p माइनस 6। और चूँकि हमारे पास सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो द डिफरेंस मस्ट बी सेम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आएगा, एलसीएम ले लें यहाँ पर हम लोग 6 का, दैट लीड्स टू 12p माइनस 36 माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू p माइनस 2p प्लस 6, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 12p माइनस 36 माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू p माइनस 2p माइनस p प्लस 6 और ये जाके 6 हो गया मल्टीप्लाई। सो वी गॉट -6p प्लस 36 माइनस p स्क्वायर माइनस 36 एंड 12p। अरेंज कर लेते हैं इसको। तो p स्क्वायर राइट पे चला जाएगा, -6p माइनस 12p माइनस 18p, 36 प्लस 36 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारी आएगी मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 6p प्लस 72 इक्वल टू 0। p कॉमन निकाला, यू गॉट p माइनस 12, 6 कॉमन निकाला, p माइनस 12। सो वी गॉट टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल्स टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा जी, और क्या कहा है हमको? डिफरेंस इज़ नॉट 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी इसमें से कौन सी वैल्यू हमें कंसीडर करनी चाहिए और क्यों। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए ना, तो हम पहले p को 6 लेते हैं।
p को 6 लेकर हम अपने इक्वेशन में प्लेस करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, p स्क्वायर अपॉन 6 एंड द सेकेंड टर्म इज़ 2p माइनस 6। इसमें हम ज़रा वैल्यू प्लेस करें अगर, तो p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 36 अपॉन 6 हो जाएगा, एंड 2p 2 6 12 माइनस 6 हो जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो उसने कहा था डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, डिफरेंस इज़ नॉट 0 लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू 6 नहीं होगी। तो हमारी जो वैल्यू होगी ना इस क्वेश्चन में, दैट इज़ 12 ओनली। तो आपका आंसर ये आएगा, सिर्फ 6 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 6 पे हमारा डिफरेंस 0 आ रहा है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, यूजिंग दिस वैल्यू, अब हमारी वैल्यू क्या बनी हुई, p की 12 बन गई। यूजिंग दिस वैल्यू दैट इज p इक्वल्स टू 12, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टू टर्म्स p स्क्वायर अपॉन 6 एंड 2p माइनस 6। पहले मैं यहीं पे वैल्यू प्लेस कर दूँ p की। p हमारे पास 12 का स्क्वायर अपॉन 6, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 अपॉन 6, 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 12 2 ज़ार 24। तो मेरा आंसर पहली टर्म का आ रहा है 24, एंड दिस वन p इक्वल्स टू 12। सो 12 टू द 24 माइनस 6 इज़ 18, ये आ गया इन दो टर्म से। अब बेटा ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है और ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट टू लिखा हुआ था। सबसे पहला काम हम r निकालेंगे। r क्या होता है, t2 अपॉन t1। सो 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, r भी आ गया। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी नीड टू फाइंड सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी का हमारा वर्किंग फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। वैल्यू प्लेस करते हैं, a इज़ 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इज़ 3 डिवाइडेड बाय 4। नीचे हम लेंगे एलसीएम बेटा, तो ये आएगा 4 माइनस 3 1 अपॉन 4। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 24 टाइम्स 4 इट विल बी 96। ये बना आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, a curve has a equation 2 plus 3 sine half x for 0 to 4 pi. Find the greatest and least value of x. All right, 2 plus 3 sine 1 upon 2x। देखिए हमारे पास जो फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा sin 1 अपॉन 2x, क्योंकि बाकी तो 2 और 3 कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। हमको ये मालूम है कि अगर हम नॉर्मल साइन की बात करते हैं तो साइन हमारे पास मैक्सिमम होता है +1 और मिनिमम हमारे पास होता है -1, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्योंकि दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले लिखूँगा 2 + 3 साइन की वैल्यू एंड 2 + 3 साइन की वैल्यू। तो साइन हमारे पास मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। मैक्सिमम पे वैल्यू आ रही है 5 और मिनिमम पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 - 3 -1। ये आपके आंसर्स हैं। ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ गई एंड दैट विल बी द लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। लिख दीजिएगा इसको, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। ये आपको अच्छा ग्रेटेस्ट कर दीजिएगा, इसको लीस्ट कर दीजिएगा, एक ही बात है। स्केच दी कर्व, अब आपने इसी कर्व को प्लॉट करना है। 2 + 3 साइन 1 अपॉन 2x, ये आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अब साइन का बेटा आपको बिहेवियर पता होना चाहिए, साइन का बिहेवियर कैसे होता है। अगर हमें नहीं पता ना तो आप क्या करें, सिंपल आप इन वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करें, आपको पॉइंट मिल जाएगा, उन पॉइंट को आप प्लग इन करें। ये आपके पास एक तरीका है, अगर पेपर में आपको समझ में ना आए तो क्या करना है, ये करना है भाई। सबसे पहले आप ये देखो कि हमने कहा था इसकी मैक्सिमम जाएगी 5 तक। सो 1 2 3 4 5 और लोवेस्ट जाएगी इसकी -1 तक। तो मेरा ग्राफ जो है ना बेटा, मेरा ग्राफ इसको और इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, ये लाइन को मैं डॉटेड करता हूँ, लाइन में सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, ना भी बनाऊँ तो भी मसला नहीं है, ये मेरा अपना रेफरेंस है कि मेरा ग्राफ इन लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरा ग्राफ का एक्सिस ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, दैट इज़ 2। ये लिखा है ना 2, ये एक्सिस ऑफ कर्व है। तो मैं 2 पर भी लाइन बनाऊँगा, ये मेरा 0 वाला पार्ट प्ले करेगा, ठीक है ना। ये मेरा एक्सिस का पार्ट प्ले करेगा, ये बन गया, इसको भी डॉटेड कर दूंगा मैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ मैं बनवा रहा हूँ, आप ना बनाएं, कोई से फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब साइन का बिहेवियर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर लिख दें बेटा हम लोग कि ये 1 2 3 4 5 एंड -1। साइन का बिहेवियर क्या होता है, साइन 0 पर होता है 0, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ 0। साइन पाई अपॉन 290, साइन 90 पर होता है मैक्सिमम,
ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर साइन 2 पाई, साइन 180 पर होता है मिनिमम, एंड देन 3 पाई एंड देन 0। अब ये सारे पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पॉइंट को हम एक अच्छे कर्व से बनाने की कोशिश करते हैं। ओहो, बहुत ही अच्छा कर्व हो गया है। तो बेटा ये हमने स्टार्ट किया, ये पहला पॉइंट सही है। ये बन गया आपका साइन का कर्व, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर बेटा मेक श्योर कि आप ये वैल्यूज लाजमी एंटर करो। यहाँ तो एक्स दिया हुआ है, ना दिया जाता तो आप लाजमी इसको लिखा करो। स्टेट द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड 5 - 2x। अच्छा, हमने जो है इसको तो हमने प्लॉट कर लिया। अब ज़रा इसकी बात करते हैं ना। y = 5 - 2x, इसकी हमें बेटा लाइन की इक्वेशन बनानी है। लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल वाले। कौन से भाई, सॉरी, इसके कोऑर्डिनेट, जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। पहले मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो बचा क्या मेरे पास, 5 बच गया। जब x 0 है तो y 5 है। फिर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ। अगर मैंने y की जगह 0 पुट किया तो x का आंसर क्या आएगा, x आएगा मेरे पास 5/2x, दैट मीन्स 2.5। अब आपके पॉइंट आ गए, एक आ रहा है 0.5। 0.5 वाला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है ना हमें, 0.5 वाला पॉइंट तो हमारा ये आ गया, मैंने मार्क कर दिया। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, x हो जाएगा 2.5। अब 2.5 का मतलब देखें, ये जो मेरे पास वैल्यू है ना, ये है मेरे पास 3.142, ये है 3.142। अब 2.5 इसके बीच में होगा, वैरी बात है। अगर 3.142 है तो यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, ये आएगा 2.5। तो मैंने बस यहाँ पे 2.5, मैंने कहा भाई ये 2.5 है मेरे पास, इसके बीच में आ रहा होगा। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है एक लाइन से। ये मैंने कनेक्ट किया इन दोनों को एक लाइन से। ये मेरे पास लाइन बन रही है किसकी, y = 5 - 2x, ठीक। अगर आपको ये बात समझना है तो आप क्या कर सकते हो, आप x की जगह आप पाई पुट कर दो तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो लाइन आपकी s के बजाय यहाँ से पास हो रही होगी, तो लाइन हमारी सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब वो आपसे कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये लाइन और कर्व कितनी बार कट कर रहा है, तो ये नज़र आ रहा है हमको एक बार कट करते हुए। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन कितने आया हमारे पास, एक आया, ये आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। द फंक्शंस f and g आर डिफाइंड बाय एज फॉलोज। f(x) बताए, g(x) बताए। f(7) इज 5/2 एंड g of f(5) इज 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ f(g). ऑलराइट, पहले हम निकालते हैं f(7). इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर मुझे 7 पुट करना है। ये आएगा 1 + 2a डिवाइडेड बाय 7 - a। और f(7) इटसेल्फ किसके बराबर है, 5/2। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5/2। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, जो आपको वैल्यू दी हुई थी, = 1 + 2a डिवाइडेड बाय 7 - a। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, वो मेरे पास ये मैं निकाल लूँगा। ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 5/2 - 1 = 2a डिवाइडेड बाय 7 - a। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम इज 2, 5 - 2 दैट विल बी 3/2 = 2a डिवाइडेड बाय 7 - a। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 7s are 21 - 3 × a 3a = 4a। 4a + 3a 7a = 21 एंड a = 3। ये आपके पास सिंपल सा a का आंसर आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, g of f(5). अच्छा जी, पहले एक काम ये करते हैं, पहले तो मैं इसको आसान बनाता हूँ। अब यहाँ पर आप कंपोजिट फंक्शन मत बनाएं, आप आसानी से f(5) निकाल सकते हैं। कैसे भाई, हमारे पास जो f(x) था, f(x), उसको मैं अगर दोबारा लिखूँ, लेकिन a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। a की वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो a की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 2 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा पूरे पे डिवाइड नहीं है, खाली 2a के नीचे, डिवाइडेड बाय x - a, तो x - 3। मेरे पास f(x) क्या बन जाएगा, ये आएगा 1 + 6 डिवाइडेड बाय x - 3। आपको निकालना है f(5). तो मुझे बताएं भाई, f(5) क्या बन जाएगा, ये आएगा 1 + 6 डिवाइडेड बाय 5 - 3, ठीक है ना। जहाँ पर x होता है वहाँ पर हम पुट कर देते हैं x की जगह, डी सीखा है हमने। तो f(5) मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज़
5 माइनस 3 2, 6 अपॉन 2 3, 3 प्लस 1 4, ये आ गया एफ ऑफ 5। अब जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ 5, जी ऑफ एफ ऑफ 5, तो बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ चुकी है 4। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई ये बराबर है जी ऑफ 4 के। कैसे बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ 5, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसको सीधे का पुट कर दिया। तो अब हमने काम करना है सिर्फ और सिर्फ जी ऑफ 4 के ऊपर। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? जी ऑफ एक्स है बी एक्स माइनस 2। तो जी ऑफ 4 क्या हो जाएगा? जी ऑफ 4 होगा हमारे पास 4b माइनस 2, और जी ऑफ 4 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 4 इज इक्वल्स टू 4b माइनस 2, 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 4b, और b आ जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2। ये बना आपका आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपका सवाल ये है कि भाई ये वाला 4 कैसे आया, तो भाई ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको कलर भी कर देता हूँ कि ये जो 4 आ रहा है ये मेरे पास ये वाला 4 है, ये दिया हुआ है, और ये आपका आंसर आ गया ए और बी का। तो यहाँ पर इस मेथड से आसानी ये हुई है कि हम कंपोजिट फंक्शन बनाने से बच गए। आगे, फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड यूज द वैल्यू ऑफ ए यू फाउंड इन ए, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अच्छा जी, मुझे फाइंड करनी है एफ की डोमेन। तो मेरे पास ए का आंसर क्या था? ए का आंसर मेरे पास 3 था, ठीक है। पहले मैं इसको प्लेस कर दूँ एफ ऑफ एक्स में। अच्छा, ये आगे पीछे तो करना पड़ता है ना, ये मुझे तो और ही जहर लगता है। ये 1 प्लस 2 और ए की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 6। 1 प्लस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये मेरा फंक्शन आ गया। और आपको कहा हुआ है दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए। ए का आंसर हमारे पास आ गया था, दैट इज़ 3, ठीक है बेटा। देखें, अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि डोमेन निकाल के दो एफ इनवर्स की। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। तो मैं रेंज निकालता हूँ फंक्शन की। अच्छा जी, अब आपके पास ये फंक्शन क्या है? ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर हम इसके ग्राफ की स्केचिंग करें, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वर्स के लिए हमेशा ग्राफ को स्केच करें, हमेशा स्केच करें, ठीक है। ये आपका ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ होगा? 1 पर। तो 1 पर तो मैं ज़रा पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी, ऐसे करके ना, ये 1 पर, ठीक है ना, ये 1 होगा। ये 0 कब होगा? अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूंगा, 0 हो जाएगा ये। तो जब मैं x की जगह 3 पुट कर दूंगा तो ग्राफ मेरा 0 हो जाएगा, मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये ग्राफ बन रहा होगा। ये ग्राफ कभी भी 1 को टच नहीं करेगा, हमेशा 1 से ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास एफ एक्स की रेंज है वो क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, और ये डोमेन बन जाएगी इसकी, तो इसको मैं कहूँगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। अब आपके पास एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। इन्वर्स निकाल लें। आपने इसको किया y, ये प्लस 1 यहाँ आ गया -1 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 3 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये पूरा इसकी जगह आ जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 प्लस 3। और अब आप क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x। ये आसान सा सवाल हमको दिया था 3 मार्क्स का, सिंपल सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर इज पोर्ड इनटू अ टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बेटा ये दिया हुआ क्या है? पहले तो यूनिट पढ़ना आना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है dV/dt इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया। डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक t seconds after filling starts is h. When the depth of the water in the tank is h, the volume V of the water is given by the working formula. वॉल्यूम आपको दे दिया 4/3 25 प्लस h टू द पावर क्यूब माइनस 62500 डिवाइडेड बाई 3। फाइंड द रेट एट विच h, ये क्या फाइंड करने को कह दिया? रेट एट विच
एच, तो ये आपको फाइंड करने को कहा डी एच ओवर डी टी, ये आपको अननोन कर दिया। इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन एच इज इक्वल्स टू 10। तो इन सब डेटा से हमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो सवाल है हमारे पास ये होगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। इन सब डेटा से ये बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट कैसे किया जाएगा भाई, आपको दिया हुआ है v इन टर्म्स ऑफ h, आप सबसे पहले डी वी अपॉन डी एच निकालो, ज़्यादा सोचो ही मत ना, पर पता लग जाएगा। हमने इसको करना है डेरिवेट, तो डी वी अपॉन डी एच क्या होगा, 4/3 तो अपनी जगह। डेरिवेट अब कैसे करते हैं, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 को माइनस कर दो, ये करते हैं। और ये पूरा चूँकि कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया भाई पहला स्टेप। अब आपने ज़रा सिंप्लीफाई करें इसको, तो भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स 25 प्लस एच टू द पावर 2, ये आपने डेरिवेट कर दिया। अब बेटा आपको एच की वैल्यू दी है, क्यों दी है भाई, ताकि आप इसको यहाँ पुट कर दें। तो अब आपने क्या कर दिया, 4 25 प्लस 10 एंड होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 35 स्क्वायर, ओहो 35 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, तो यू गेट 4900, ये क्या आ गया हमारे पास डी वी अपॉन डी एच। अब बस आखिरी काम रहता है, आपको चेन रूल का फॉर्मूला बनाना है। डी वी अपॉन डी टी बराबर होगा, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है हाइट पर और हाइट डिपेंड कर रही होती है टाइम पर। ये आपका वर्किंग फार्मूला है, कभी आप भूल जाएं तो याद रखिएगा। चेन रूल बनाने के लिए बेटा इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, ताकि जब हम इनको हाइपोथेटिकली कैंसिल करें तो जो चीज़ ये बन रही है ये बन रही होगी, ये आप याद रखिएगा। ईजी वे टू अप्लाई चेन रूल। अब आपको डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी हमें दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 300। डी वी अपॉन डी एच हमने निकाल लिया 4900, और डी एच अपॉन डी टी हमको निकालना है। अब ये सिंपल मैथ्स बन गई कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड कर दो। सो 300 divided by 4900, so you got dH over dt is equals to 3/49, that is equals to 0.0612। ये आपके पास आ रहा है dH अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ऑलराइट, गलती कर दी इसमें, क्या भाई यहाँ 500 लिखा था और मैंने गलती से इसको कर दिया 300, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें, पता नहीं क्यों कर दिया मैंने ऐसा, इसको 300, ये आ गया 500, इसको बस हम यहाँ चेंज कर लें, ये होता है 500, और फिर हमारा आंसर भी ऑब्वियसली मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 500 डिवाइडेड बाय 4900, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.102। ये एक हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। एट अनदर इंस्टेंट द रेट एट विच एच इज इंक्रीजिंग इज 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एट द सिस्टम। अब आपको दे दिया डी एच अपॉन डी टी, आपको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। आपको इस टाइम पर आपको वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो आपके पास डी एच ओवर डी टी आ चुका है, दैट इट इज़ 0.075 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट का यूनिट है। यहाँ पर पहले हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी एच ना, फॉर्मूला चेन रूल का अप्लाई करेंगे। चेन रूल तो हमारे पास डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एच मल्टीप्लाई बाय डी एच अपॉन डी टी, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला था। अभी जो हमारा अननोन है ना वो ये है, सही ना, हमें वी निकालना है। डी वी अपॉन डी टी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज़ 500, जो हमने गलत लिखा था प्रीवियस पार्ट में। 500 इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एच, ऐसे ही आ गया, डी एच अपॉन डी टी 0.075। तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं भाई, 500 डिवाइडेड बाय 0.075, दैट इज़ इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एच इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया डी वी अपॉन डी एच। अच्छा, डी वी अपॉन डी एच हमने भी तो निकाला था एक, जब हमने डेरिवेट किया था ना डी वी अपॉन डी एच को, तो हमारा आंसर ये आया था, याद है आपको। हम इसको यूज़ करेंगे, इसके बाद तो हमने एच को पुट किया था ना, ये वाला पुट किया था। अभी हमें एच पता ही नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। डी वी अपॉन डी एच इक्वल्स टू 4 टाइम्स 25 प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमने निकाला था, क्या था भूल गया मैं, सॉरी,
4 टाइम्स 25 प्लस एच, 4 टाइम्स 25 प्लस एच का होल स्क्वायर। ये मैं लिख भी देता हूँ कि हमने ये फर्स्ट पार्ट में निकाला था, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वहाँ किया था, ठीक है। अब इसकी जगह आ गया इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20,000 डिवाइड बाय 3 को डिवाइड बाय 4 और इसका रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आएगा 25 प्लस एच इज इक्वल्स टू 40.825। एच आ जाएगा मेरे पास, इसमें से माइनस कर देंगे 25, दैट विल बी 15.825। ये आ गया मेरे पास हाइट। अब इस हाइट पे आपको निकालना है वॉल्यूम, और वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आपको इक्वेशन दी है वॉल्यूम की, इस पर आपने निकालना है 4/3। मैं लिख लूँ ज़रा इक्वेशन, एक मिनट। वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 25 प्लस एच क्यू माइनस 62500 डिवाइडेड बाई 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। अब आपने एच की जगह जो वैल्यू निकाली वो प्लेस करना है, 4/3 25 प्लस 15.825 क्यूब माइनस 62500 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जो आपका आंसर आया था उसमें ऐड किया आपने 25 को, उसका निकाला आपने क्यूब, उसको किया इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस पूरे का जो आंसर मेरे पास आ रहा है दैट इज़ 90721.84 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 62500 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 62500 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर आ रहा है 69888.5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 69900 सेंटीमीटर क्यूब। ये बनेगा आपका आंसर आफ्टर राउंडिंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट वाली बात आपके टाइटल पेज पर लिखी होती है कि तमाम पेपर को आपने इस ऑर्डर में फॉलो करना होता है। तो ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम जनरेट। सबसे पहली बात, कीवर्ड क्या है बेटा, एग्जैक्ट। इसका मतलब है आंसर आपका या तो रेडिकल फॉर्म, सर्ड फॉर्म जो आएगा उसी फॉर्म में रहने देना है। एग्जैक्ट वॉल्यूम जनरेट व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेट थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। तो आप इसको रोटेट कर रहे हो 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस पर, और आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, इट्स 3/2 1.5, जो कि आपको यहाँ दी है, ठीक है। तो हमारी वर्किंग बड़ी सिंपल है, हम टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से ये वाला वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहले हम करते हैं भाई बात पूरे रीजन का वॉल्यूम निकालते हैं, इस पूरे का, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं। आपके पास है y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप ये होता है, यू नीड टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता, ये होता 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 1। और अब इस पर वो कह रहा है स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर। इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ ऊपर तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स 4x स्क्वायर। बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको एक्सपेंड ही क्यों करूँ, मैं इसको एक्सपेंड ना करूँ अगर, और इसके बगैर ही इंटीग्रेट पे जाऊँ, तो ये आएगा 2x माइनस 1 टू द पावर 4, सही है ना, क्योंकि 2 2 4 हो गया। अब हमारे पास आ गया 16 टाइम्स 2x माइनस 1 टू द पावर -4, ये हो गया। अब आपने इसको करना है बेटा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट की लिमिट है हमारे पास 1 से लेके 1.5। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 1.5। 16 बेचारा कोफिशिएंट है, कुछ नहीं कहता, बाहर आ जाएगा। इसको आपने करना है इंटीग्रेट 2x माइनस 1, इंटीग्रेट में आप पावर में 1 ऐड करते हो तो -3 एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और इस पर हमारी लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 1 टिल 1.5।
ठीक है बेटा। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि -6 को बाहर निकाल लेता हूँ। 16 अपनी जगह था, -6 बाहर आ गया। अब आती है इस पे लिमिट, और इसको पहले पावर चूँकि नेगेटिव है ना, इस पावर को हम कर देंगे पॉजिटिव, 2x - 1 की पावर क्यूब, और अब अप्लाई करेंगे लिमिट फ्रॉम 1 to 1.5। जो बाहर 16/6 है ये बन जाएगा -8/3। इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये आएगा 1/2 इंटू 1.5 होता है 3/2 -1 क्यूब अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है 2 इंटू 1 - 1 टू द पावर क्यूब, ये आ गई लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -8/3 तो अपनी जगह, ये कैंसिल हो गया 2 और 2, 3 - 1 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8 -1/2 -1 की पावर क्यूब 1 ही रहती तो 1 ही हो जाएगा। अभी आपके पास आ गया -8/3, अंदर हम ले लेंगे एलसीएम, तो 1 - 8 क्या बन जाएगा, -7/8 बन जाएगा। ठीक है, कैंसिल किया आपने, आपका वॉल्यूम नहीं है, आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है 7/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और अब इसके आगे वर्किंग हम यहाँ पर, आगे पेज हमारे पास नहीं है तो हम ये कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया, किसका वॉल्यूम निकाले, अच्छा वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 7/3 पाई। ये जो वॉल्यूम हमारा आ रहा है ना बेटा, ये कौन सा आ रहा है, जब हमारा पूरा ये शेप रोटेट हो रहा होगा ना, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इस वाले का, इसको मैं नाम दे देता हूँ, या इसको मैं कह देता हूँ भाई मेरे पास P है। ठीक है ना, P के पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो पहला काम, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की आपकी इक्वेशन है y = 1। हम बात कर रहे हैं अब P की। लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y = 1, स्क्वायरिंग की y² = 1। अब करना है इंटीग्रेट। जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ गया, ये हमारे पास x आ गया। लिमिट्स क्या थी हमारे पास, लिमिट्स थी फ्रॉम 1 to 1.5। अपर लिमिट 3/2 1.5 माइनस लोअर लिमिट 1, तो 3 - 2 1/2। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई, तो 1/2 पाई। अब आएगा आपका शेडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो वो आया था आपके पास 7/3 पाई माइनस 1/2 पाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको बेटा, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, 3 2s are 6, 7 2s are 14 pi minus 3 pi. So you got 11 pi/6, ये बनेगा आपका आंसर। फाइनल आंसर है आपका शेडेड वॉल्यूम का। ठीक है, नेक्स्ट वन, our triangle is formed from the tangent to the curve at B to the normal to the curve at B and the x-axis. Find the area of this triangle. इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो मैं करूँगा कि मुझे डायग्राम को कॉपी करना पड़ेगा, वरना मुझे बार बार इसको, ओहो ये बड़ा मसला करता है। एक मिनट रुकिएगा, टेक स्क्रीनशॉट, एक मिनट, वरना फिर हम आगे पीछे करते रहेंगे तो कंसंट्रेशन हमारी डेवलप नहीं होगी। ऑलराइट, अब सही है ना। अब पहली बात है क्या रहा है, our triangle is formed from the tangent to the curve at B। अब मैंने B पे बना दिया एक टेंजेंट बेटा, कुछ ऐसा बनेगा मेरा टेंजेंट, ये आ गया। our triangle is formed to the normal to the curve at B and the x-axis। alright, find the area of this triangle। सवाल थोड़ा लंबा है, मुश्किल नहीं है, लंबा है, तभी सवाल की बेटे 6 मार्क्स की है। सबसे पहले बेटा इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, टू द नॉर्मल, आर ट्राइंगल इज फॉर्म फ्रॉम द टेंजेंट टू द कर्व एट बी, नॉर्मल टू द कर्व एट बी। अच्छा, नॉर्मल भी तो बन रहा है यहाँ पर, सही है, तो नॉर्मल भी तो बनाएंगे हम बी पर, नॉर्मल टू द कर्व एट बी एंड द एक्स एक्सिस, सही है, ये आ गया नॉर्मल मेरे पास। सिनेरियो है, देखें, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल है, और ये वो एरिया जिसकी बात की जा रही है, टेंजेंट का, नॉर्मल का और एक्स एक्सिस का, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए वर्किंग स्ट्रेटजी क्या है मैं पहले वो बता दूँ आपको। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उससे हमारे पास आएगा ये वाला पॉइंट। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उससे हमारे पास आएगा ये पॉइंट। अब ये ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन है, मैंने रफली बनाया हुआ है, और फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये हमारी वर्किंग है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम dy/dx से।
हमारे पास y बराबर है 4 इंटू 2x माइनस 1 की पावर -2। मैं इसको ऊपर लेके आऊँ, डेरिवेट किया आपने dy अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा 4 बाहर रहेगा, पहले पावर, फिर पावर में से 1 माइनस, और फिर जिस फंक्शन में पावर है उसका डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यू विल गेट 2 2 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 टू द पावर क्यू। आपके पास x की वैल्यू क्या है 3/2, बी पे आपको नज़र आ रही होगी ना, x इज 3/2। पुट किया आपने -16 डिवाइडेड बाय 2x की जगह 3/2 माइनस 1 एंड होल पावर क्यू। ये आएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 2, 2 का क्यूब 8, सो यू गॉट -2। ये जो -2 आ रहा है ना बेटा, याद रखिएगा ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है, टेंजेंट आ गया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो आपके पास y1 और x दिया हुआ है, ग्रेडियंट निकाल लिया हमने, वो x1 y1 पॉइंट b है, y1 की जगह आएगा 1 और x की जगह आ जाएगा 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 1 इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस और 3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा y प्लस 2x इक्वल्स टू 4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो लाइन हमारी पास कर रही है ना, ये इसकी इक्वेशन है। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर एक पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया और ये पॉइंट है मेरे पास E, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0 हो जाएगा। तो E निकालने के लिए यहाँ पर आपने y को 0 पुट करना है। जब आपने y को 0 पुट कर दिया तो x का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो बेटा मेरे पास E के कोऑर्डिनेट्स आ गए, E के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 2, 0। ये पॉइंट मुझे मिल गया है, ये आ गया 2, 0। ये हो गया हमारा पहला पार्ट टेंजेंट वाला। अब हम आते हैं नॉर्मल के ऊपर, सही है, नॉर्मल के ऊपर आते हैं। नॉर्मल पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 और x1 सब सेम रहेगा, तो नॉर्मली b से गुजर रहा है ना, इक्वल्स टू m पे बात करते हैं, x माइनस x1 क्या हो जाएगा 3/2। अब अगर हमारे पास टेंजेंट का आ रहा है ग्रेडियंट 2 -2, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। पता है ना आपको, ये होता है हमारे पास रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो ये आ गया 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3/2, ये आ गया। 2y माइनस x इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। एलसीएम ले लें, 2 2 4 माइनस 3, 1/2 इक्वल्स टू 2y माइनस x। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक कट कर रहा होगा, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने कहा लेट सपोज ये पॉइंट m है, उस m की खास बात क्या होगी कि वहाँ पे y 0 हो जाएगा, m पे क्या हो जाएगा x, 0। जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1/2। इसका मतलब कि ये जो लाइन मेरे पास बन रही है, जो मैंने रफली बनाई थी यहाँ पर, ये मेरे पास क्या पता कुछ ऐसे पास कर रही हो जहाँ पर नेगेटिव x को कट कर रही होगी, ये नेगेटिव x को कहीं कट कर रही होगी, ठीक है ना। अब इसका एरिया, अब मुझे ये बात मालूम है बेटा कि ये मेरे पास 90 बन रहा होगा, उनके टेंजेंट नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरे पास, हाइट इज़ 1 यूनिट्स, हाइट मेरे पास 1 है। बेस क्या है, बेस मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था मेरे पास, -1/2 आया था ना, तो ये पॉइंट मैंने इसको P लिया था या M लिया था, M लिया था। तो ये जो M का मेरा पॉइंट है यहाँ नहीं है, ये सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये जो M का मेरा पॉइंट है, ओहो अच्छा छोड़ दें चलें, ये जो M पॉइंट है मेरा, ये कहीं नेगेटिव पे लाई कर रहा है, ठीक है बेटा, ये कहीं यहाँ के लाई कर रहा होगा M, और उसका पॉइंट हमारे पास आया था -1/2 0, ये आ गया। अब बेटा मुझे बताइए कि ये लेंथ कितनी आएगी ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास x² 2 है और यहाँ पर है -1/2, तो ये आएगा 2 माइनस -1/2, तो 2 + 1/2 दैट विल बी 2 + 1/2 it will be 5/2, so the base is 5/2, so area of a triangle is 1/2 base into height। हाइट 1 कैसे आ रही है, दोबारा देख लें बेटा, आपके पास ये ट्राइंगल की वर्टिकल हाइट क्या है, इट्स 1, इसलिए हाइट 1 आ रही है। सिंप्लीफाई कर दिया एंड यू गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 5 डिवाइडेड बाय 4, ये बना आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन,
The equation of a curve is such that dy over dx is given. The curve has a stationary point at a minus 15. Find the value of a. टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपने dy over dx को 0 से इक्वेट करना है. dy over dx क्या है? 6x² minus 30x plus 6a equal to 0. और यहाँ पर अब मैं x की जगह a पुट कर दूंगा जो मुझे दिया हुआ पॉइंट. तो जब मैंने a की जगह पुट किया 6a² minus 30a plus 6a equal to 0. सिंप्लीफाई करना है इसको. 6a² minus 24a equal to 0. a कॉमन 6 से कॉमन ले लिया. a minus 4 equal to 0. So you got a equal to 0 and you got a equal to 4. ये आपके दो आंसर्स आ रहे हैं कि a के बारे में बोला हुआ है a द पॉजिटिव कांस्टेंट. तो हम क्या करेंगे a को हम यहाँ पर ले लेंगे 4 ओनली. ये आपका ए का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट. तो ज़रा डी वाई बाई डी एक्स दोबारा से शुरू करेंगे भाई. तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² minus 30x plus 6 है और ए की जगह आ जाएगा 4. तो 6 4 ज़ा 24. आपको चाहिए नेचर. आप इसको दोबारा डेरिवेट करोगे. d² y अपॉन dx² इक्वल्स टू 12x minus 30. अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x का मेरे पास a और a का आंसर आ गया था मेरा 4. तो अब मैंने यहाँ पर x की जगह 4 पुट करना है. तो 12 4s are 48 minus 30 that is 18 which is greater than 0. तो नेचर क्या हो जाएगी बेटा? इट्स अ मिनिमम वैल्यू फंक्शन. क्योंकि आपके पास 18 जो है वो 0 से बड़ा है इसलिए आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. डिटरमाइन द नेचर. बस सही है, नेचर ही बताना था हमको. नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा मुझे. सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 6x² minus 30x plus 24. अब आपको चाहिए इक्वेशन. दैट मीन्स यू नीड टू इंटीग्रेट दिस टाइम. इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट. 6x² को इंटीग्रेट किया. यू गॉट 6x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 30x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24x. और मत भूलिएगा कि प्लस सी भी आना है और यहाँ पर आ जाएगा y. अब आपको सी पहले सिंप्लीफाई करते हैं. 2x³ माइनस 15x² प्लस 24x प्लस सी इक्वल्स टू y. सी निकालने के लिए आपको x और y दिया जाता है. दैट इज़ 4 एंड माइनस 15. इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है. इस वाले की 4 एंड माइनस 15. मैंने कहा भाई 4 एंड माइनस 15 पुट करते हैं यहाँ पर. सो वी गॉट माइनस 15 इक्वल्स टू 2. 4 का क्यूब 64 माइनस 15. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 और 4 प्लस सी. सिंप्लीफाई किया. 64 टाइम 2 128 माइनस 15 इंटू 16. 15 इंटू 16 इट्स 240 प्लस 24 इंटू 4 इट्स 96 एंड प्लस सी इक्वल्स टू -15. सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा. 128 माइनस 240 प्लस 96 एंड 1 आ जाएगा ना. सही हमारे प्लस हो जाएगा. तो c इक्वल्स टू 1. जैसे c का आएगा आंसर इसको आपने यहाँ पे प्लग इन करना है. सो यहाँ नहीं करते हम. यहाँ क्यों करें? हमने तो सिंप्लीफाई कर लिया ना. यहाँ करते हैं. सो y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 24x प्लस 1. दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ योर कर्व. ठीक है. इसको आपने इसी फॉर्म में छोड़ देना है. मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह इसकी नहीं होनी है. ये आपका आंसर है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी अदर स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व. एनी अदर का मतलब क्या हुआ भाई? अब जो आपकी इक्वेशन थी वो डी वाई बाई डी एक्स वाली, उसको हमने 0 से इक्वेट करना है और एक और पॉइंट निकालना है. 6x² माइनस 30x प्लस 24 इक्वल टू 0. पहले इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं. तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म करते हैं. x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लेते हैं. x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो यू गॉट 1 एंड यू गॉट 4. ये आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. आपने तो खाली अभी x निकाला है. अब आपने x को पुट करना है अपनी मेन इक्वेशन में.
वो मेन इक्वेशन आपके पास यही वाली आ गई y की इक्वेशन जो है। सो y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 24x प्लस 1। इसमें x की जगह आपने पुट करना है अब 1, क्योंकि 4 तो से दिया हुआ था आपको। सो 2 माइनस 15 प्लस 24 प्लस 1, 2 माइनस 15 माइनस 13 प्लस -12 और 12 आ जाएगा आंसर। सो द कोऑर्डिनेट इज 1,12। ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सर्कल्स। डायग्राम शोज द सर्कल सेंटर 0,2 एंड रेडियस 10। तो एक आपके पास सेंटर है 0,2, ये पॉइंट होगा, मैंने मार्क कर दिया अंदाजे से, एंड रेडियस इज 10। मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये रेडियस मेरे पास 10 होगा। ठीक है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट 6,10। तो ए के पॉइंट मुझे पता है 6,10। इट ऑल्सो शोज द सेकेंड सर्कल Q with the center at the point where this tangent meets the y-axis। अच्छा, जहाँ पर ये टेंजेंट मीट कर रहा है y-axis को, ये जो पॉइंट है जिसको मैंने y का नाम दिया, ये इसका सेंटर है Q का, एंड विद रेडियस 5/2√5। और मुझे इसका रेडियस पता है, दैट इज़ 5/2√5। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल P। सर्कल P की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। देखें, जब आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए होती है ना, आपको दो चीज़ें चाहिए अहम, एक उसका रेडियस और एक उसका सेंटर। सेंटर तो मुझे दे दिया, रेडियस भी मुझे दे दिया, दैट इज़ 10। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये बन जाएगी। यू गॉट x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये आपके पास आ गया पहले का आंसर, सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल P एट A। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। बहुत सिंपल। पहले मैं काम करता हूँ, उसका रेडियस निकालता हूँ। रेडियस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ OA। ग्रेडियंट ऑफ OA वर्किंग फार्मूला इज y2 को मैंने ले लिया A। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 10 माइनस 2 8, 8/6 दैट विल बी 4/3। ये आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ OA। ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा 90 होते हैं। ठीक है। तो अब मैंने अगर इसका ग्रेडियंट आ रहा है मेरे पास 4/3, तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा, वो होगा -3/4। अब आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। अब इक्वेशन पर आते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस वॉट इज़ y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ A का कोऑर्डिनेट क्या था, 6,10। 10 इक्वल्स टू -3/4 x माइनस 6,10 था। जी हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4y माइनस 40 इक्वल्स टू -3x प्लस 18। 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 40 प्लस 18, इट इज़ 58। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसको इस फॉर्म में छोड़ दें, कोई क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि हमने इसको किस फॉर्म में लाके छोड़ना है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल Q एंड हेंस वेरीफाई दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स आर 11। ठीक है। पहले हमें क्या काम करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल Q फाइंड करनी है। सर्कल Q के बारे में उसने आपको कहा था कि इसका रेडियस आपको मालूम है क्या, इसका रेडियस आपको मालूम था 5/2। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए ना। देखो बेटा, ये जो टेंजेंट है ये कट कर रहा है y एक्सिस को इस पॉइंट पर। अगर ये y को कट कर रहा है तो y की खास बात क्या होगी, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा y चूँकि y एक्सिस भी होता है तो मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कर रहा हूँ, लेट सपोज P कर देता हूँ। P भी दिया हुआ है इसने, तो मैं इसको लेट सपोज S कर देता हूँ। S कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, S सेंटर है। तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, y। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, S जो है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन में मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा। और लाइन की इक्वेशन क्या है थी, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 58। 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 58। मैंने x की जगह पुट किया 0, के लाई कर रहा है y पर। 4y इक्वल्स टू 58, y इक्वल्स टू 58/4, दैट इज़ 29/2। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास इस वाले सर्कल का सेंटर आ गया 0,
29/2, ये आ गया इसका सेंटर। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, r इसका दिया हुआ है हमें ना, r दिया हुआ है 5/√5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और √5 हो जाएगा 5। सो वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सर्कल क्यू की। एंड हैंस वेरीफाई दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स आर 11। अच्छा जी, अब आपको वेरीफाई करना है दोनों का y कोऑर्डिनेट 11 है हमारे पास। आपके पास दोनों सर्कल्स की बात कर रहा है ना, मतलब ये पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये कर रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ पॉइंट ऑफ द सर्कल। इंटरसेक्शन पॉइंट बोला, एक मिनट, वेरीफाई दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना y का, ये वाला, ये कह रहा है 11 आना चाहिए। तो अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली मुझे दोनों सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है ना, एक ये इक्वेशन थी मेरे पास सर्कल की और एक ये इक्वेशन थी, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है मुझे। तो आपके पास पहले सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये प्लस y माइनस 2s को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं यहाँ प्लग इन करूँगा। अब थोड़ी सी वर्किंग हमारी शायद कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो मैं इसको सेपरेट पहले ही कर दूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। अब आता हूँ, अब कीप इन माइंड कि मैं इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर की जगह 100 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दिया 2y माइनस 29 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको कर दिया 4 इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, अभी और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 × 100 400 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 होल स्क्वायर, पूरे का एलसीएम 4 आ गया इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। पहला स्टेप तो ये हुआ, 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब क्या करूँगा, ये 400 को राइट पे लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 2y माइनस 29 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125 माइनस 400, 125 माइनस 400 इट्स माइनस 275। बेटा कुछ गलत चल रहा है। जब सवाल 3 मार्क का है ना, तो इतनी बड़ी वर्किंग नहीं हो सकती, तो हमें कुछ और मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा, ये इतनी लंबी वर्किंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई, शो नहीं कह रहा, वेरीफाई कह रहा है, मतलब वेरीफाई कर दो भाई, प्रूव होना चाहिए। तो अब अगर दोनों का y कोऑर्डिनेट मुझे शो करना है, तो मैं दोनों का y कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन में प्लेस करता हूँ, सही है। दोनों का y कोऑर्डिनेट, मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने यहाँ पर y की जगह पुट कर दिया क्या, 11, और अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास x का आंसर क्या आता है, ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 11 22 माइनस 29, दैट विल बी 7/2 का स्क्वायर 49/4 इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। So 125 minus 49 is equal to 76. So x square equal to 76 divided by 4, और इसका रूट निकाल लेते हैं 76 का, तो ये आएगा मेरे पास 2/19 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी √19। ये मेरे पास x का आंसर आ रहा है अगर मैंने इसको इस वाली इक्वेशन में पुट किया। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी।
यहाँ भी मैंने y की जगह y की क्या था मेरे पास y माइनस टू, यहाँ पर 11 माइनस टू। अब इसको भी सॉल्व करता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस टू 9, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू 100, 100 माइनस 81 इक्वल्स टू अंडर रूट 19। तो ये होगा मेरा प्रूफ। देखें दोनों पर अगर y कोऑर्डिनेट होगा तो दोनों का x कोऑर्डिनेट प्रूव हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन ये मेथड हमारे लिए काफ़ी सूटेबल होगा। जो हम कर रहे थे उससे हमारा आंसर y का 11 आ जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबी वर्किंग चलती है। तो दोनों कर्व पर आप देखो, जब एक y को हमने पुट किया 11 तो दोनों पर आंसर वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का y कोऑर्डिनेट हमारे पास 11 है, ये प्रूव हो गया। For part D, find the coordinates of the point of intersection of the tangent and circle Q. Give the answer in search form. आपको एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है। पॉइंट फाइंड करना है टेंजेंट का और सर्कल का। ज़रा पॉइंट को देखते हैं बेटा, जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल मीट कर रहे हैं ना, इसका आंसर आपको देना है। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करना है। टेंजेंट क्या था हमारे पास? टेंजेंट हमारे पास ये रहा 4y प्लस 3x इक्वल टू 58। टेंजेंट क्या था? 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 58। और हमारे पास सर्कल Q क्या था? ये था एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इस वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 4। ऑलराइट, पहले ज़रा इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ, इसी इक्वेशन को, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? एलसीएम ले लें। 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। 4 और 4 हो गया कैंसिल। अब मेरे पास बचा 4x स्क्वायर प्लस दिस ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 125। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ से बनाना है y को सब्जेक्ट। तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 58 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, और इसको उठा के यहाँ रखना है। तो 2 तो हमारे पास था, माइनस 29 हमारे पास था, y की जगह आ गया 58 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि सेट फॉर्म में आंसर देना है, तो कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करते हुए चलें इसको, ताकि हमारा क्वेश्चन एंड पे बड़ा नंबर ना आ जाए। 4x स्क्वायर प्लस 2 1s are 2 2s are, यह आ जाएगा 58 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 29 इट विल बी 2 9s are 18, 2 2 4 and 5 58, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125। सिंप्लीफाई किया आपने नंबर को तो 4x स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 58 माइनस 3x। एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? लेट मी चेक। 2y माइनस 29 था, मैंने y को पुट कर दिया यहाँ पर, कैंसिल हो गया 58 माइनस 3x, सही है। अब आपके पास कैंसिल हो जाएगा नंबर, 58 और 58 हो गया कैंसिल, ये आ गया माइनस 3x ओवर 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125। अब हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 125। और इस क्वेश्चन को अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पर, मैंने खुद इसको डिवाइड कर दिया। एलसीएम लिया आपने, यू गॉट 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका एलसीएम लेके इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 16 प्लस 9 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 125 इंटू 4, आई थिंक 500 होता है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। 125 इंटू 4, यस 500। 25 आगे डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 25, दैट विल बी 20। तो x का आंसर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 20। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको सेट फॉर्म में आंसर देना है एंड यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब x आ गया, आपको y चाहिए, y तुमने बनाया सब्जेक्ट, सो y इक्वल्स टू 58 माइनस 3 अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 4। इसको अब हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 58 माइनस 3, ठीक है। रूट 20 का मतलब क्या होता है? अगर हम रूट 20 को लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 5s और 2 रूट 5, ये होता है 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से मेरे पास अब 2 कॉमन आ जाएगा,
जब 2 कॉमन आएगा तो ये आएगा 29 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 2। y का आंसर आ रहा है। फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा y इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 29 माइनस 3/5। अब आखिरी बात, जब हमने यहाँ पर x निकाला ना तो कीप इन माइंड कि x हमारे पास प्लस माइनस में आ रहा होगा, इसीलिए ये साइन भी हमारे पास प्लस माइनस में आएगा क्योंकि 2 बार कट कर रहा है ना कर्व को। ये आंसर है y का और ये आंसर है आपके x का। ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो आई थिंक पेपर ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो पेपर में, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो आपको, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और इसका जो PDF होगा वो मैं इसके लिंक में आपको डाल दूंगा, तो आप PDF भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।